डिफेंस सेक्टर को खोला, सेमीकंडक्टर मिशन लेकर के आए, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अनेक नई योजनाओं को हमने आकार दिया। स्टार्टअप इंडिया इकोसिस्टम पूरा डेवलप किया और इस बजट में भी आदरणीय अध्यक्ष जी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। 12 लाख की आय पर इनकम टैक्स की माफी, ये समाचार इतना बड़ा बन गया कि बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों पर अभी भी कुछ लोगों का ध्यान नहीं गया है। वो महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, हमने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को ओपन कर दिया और इसके दूरगामी सकारात्मक प्रभाव और परिणाम देश को देखने के लिए मिलने वाले हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, एआई, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी की चर्चा हम तो गेमिंग का भी महात्मा क्या होता है इसके लिए भी प्रयास करने वाले लोगों में से। मैंने देश के नौजवानों से कहा है कि दुनिया का गेमिंग क्रिएशन का, क्रिएटिविटी वर्ल्ड का कैपिटल भारत क्यों न बने। और मैं देख रहा हूं बहुत तेजी से हमारे लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को अब जब एआई की बात होती है, कुछ लोगों को अब ये शब्द फैशन में है तो बोला जाता है, लेकिन मेरे लिए सिंगल एआई नहीं है, डबल एआई। भारत की डबल ताकत है। एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा एआई एस्पिरेशनल इंडिया। हमने स्कूलों में 10,000 टिंकरिंग लैब्स शुरू किए और आज उन टिंकरिंग लैब से निकले बच्चे रोबोटिक्स बना करके लोगों को चकित कर रहे हैं। और इस बजट में 50,000 नए टिंकरिंग लैब्स उसका प्रावधान किया गया। भारत वो देश है जिसके इंडिया एआई मिशन को लेकर के पूरी दुनिया बहुत आशावादी है और विश्व के एआई प्लेटफॉर्म में भारत की मौजूदगी एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुकी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस साल बजट में हमने डीप टेक के डोमेन को में इन्वेस्टमेंट की बात की है और डीप टेक मैं समझता हूं हमारे लिए तेज गति से आगे बढ़ने के लिए और 21वीं सदी पूरी तरह टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। ऐसे में हमारे लिए आवश्यक है कि भारत डीप टेक के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़े। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम लगातार युवा भविष्य को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दल हैं जो लगातार युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं। ये दल चुनाव के दरमियान ये भत्ता देंगे, वो भत्ता देंगे, वादा तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। ये दल प्लीज माननीय सदस्य
गरिमा प्रतिष्ठा बनाए रखें। भारत की संसद में आप प्लीज बैठे बैठे टिप्पणी नहीं करें, और नए माननीय सदस्य बैठे बैठे टिप्पणी कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये दल युवाओं के भविष्य पर आपदा बनकर गिरे हुए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम कैसे काम करते हैं, ये हरियाणा में अभी अभी देश ने देखा है। बिना खर्ची, बिना पर्ची नौकरी देने का वादा किया था, सरकार बनते ही नौकरी मिल गई नौजवानों को। हम जो कहते हैं उसी का परिणाम है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा में तीसरी बार भव्य विजय और हरियाणा में के इतिहास में तीसरी बार विजय, ये अपने आप में ऐतिहासिक घटना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र में भी ऐतिहासिक परिणाम, जनता जनार्दन के आशीर्वाद। महाराष्ट्र के इतिहास में सत्ता पक्ष के पास इतनी सीटें पहली बार, ये जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम करके आए हैं। कुछ समझते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, कल जवाब दिया था ना आपको। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में हमारे संविधान के 75 वर्ष होने पर भी विस्तार से चर्चा की है। आदरणीय अध्यक्ष जी, संविधान में जो धाराएं हैं उसके साथ साथ संविधान का एक स्पिरिट भी है, और संविधान को मजबूती देने के लिए संविधान की भावना को जीना पड़ता है। और मैं आज उदाहरणों के साथ बताना चाहता हूं। हम वो लोग हैं जो संविधान को जीते। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां ये बात सही है, परंपरा है कि राष्ट्रपति जी जब उद्बोधन करते हैं तो उस सरकार के उस साल के कार्यकाल का ब्यौरा देते हैं। उसी प्रकार से राज्यों में गवर्नर का जो उद्बोधन होता है सदन में, वो उस राज्य के कार्यकलापों का ब्यौरा देते हैं। संविधान और लोकतंत्र का स्पिरिट क्या होता है? जब गुजरात के 50 वर्ष हुए, गोल्डन जुबली ईयर मना रहे थे, और सद्भाग्य से मुझे उस समय मुख्यमंत्री के रूप में सेवारत था मैं, तो हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया। हमने किया इस गोल्डन जुबली ईयर में पिछले 50 वर्ष में सदन में जितने भी गवर्नर के भाषण हुए, मतलब उस समय की सरकारों का ही वाहवाही उसमें होती है, हमने कहा कि उन 50 साल में जितने भी गवर्नर के भाषण हुए हैं, सबको ही एक पुस्तक के रूप में तैयार किया जाए, ग्रंथ बनाया जाए, और आज सभी लाइब्रेरीज में वो ग्रंथ अवेलेबल है। मैं तो बीजेपी वाला था, गुजरात में तो ज्यादातर कांग्रेस की सरकारें रही थी,
उन सरकारों के गवर्नर के भाषण थे, लेकिन उसको भी प्रसिद्ध कराने का काम भाजपा से बना एक मुख्यमंत्री कर रहा था। क्यों? हम संविधान को जीना जानते हैं, हम संविधान को समर्पित हैं, हम संविधान के स्पिरिट को समझते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं 2014 में जब हम आए तब मान्य विपक्ष नहीं था, रिकॉग्नाइज्ड अपोजिशन पार्टी नहीं थी, उतने अंक भी लेकर के कोई नहीं आए थे। भारत के अनेक कानून ऐसे थे कि हमें पूरी स्वतंत्रता थी उस कानून के हिसाब से काम करने की। अनेक कमेटियां ऐसी थी जिसमें लिखा था लीडर्स ऑफ अपोजिशन उसमें आएंगे, लेकिन अपोजिशन था ही नहीं, रिकॉग्नाइज अपोजिशन नहीं था। ये हमारा संविधान जीने का स्वभाव था, ये हमारा संविधान का स्पिरिट था, ये हमारी लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन करने का इरादा था। हमने तय किया कि भले मान्य विपक्ष नहीं होगा, रिकॉग्नाइज अपोजिशन नहीं होगा, लेकिन जो सबसे बड़े दल का सब नेता है उसको मीटिंगों में बुलाएंगे। ये लोकतंत्र का स्पिरिट होता है, तब होता है। चुनाव आयोग की कमेटियां, आदरणीय अध्यक्ष जी, पहले तो प्रधानमंत्री फाइल करके निकालते थे। ये हम हैं जिसने अपोजिशन के लीडर को भी उस कमेटी में बिठाया है। और हमने इसके लिए कानून भी बनाया और आज विधिवत रूप से इलेक्शन कमीशन बनेगा तो अपोजिशन लीडर भी उसके निर्णय की प्रक्रिया में हिस्सा होंगे। ये काम हम करते हैं और ये मैंने पहले ही कहा, हम इसलिए करते हैं कि हम संविधान को जीते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली में आपको कई स्थान ऐसे मिलेंगे जहां कुछ परिवारों ने अपने म्यूजियम बना करके रखे हुए हैं। जनता जनार्दन के पैसों से काम हो रहा है। लोकतंत्र का स्पिरिट क्या होता है, संविधान को जीना किसको कहते हैं। हमने पीएम म्यूजियम बनाया और देश के पहले से लेकर के मेरे पूर्व तक के सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन को और उनके कार्य को उस पीएम म्यूजियम बनाया गया है। और मैं तो चाहूंगा कि पीएम म्यूजियम में जो जो महापुरुष हैं उनके परिवारजनों ने समय निकाल करके उस म्यूजियम को देखना चाहिए और उसमें कुछ जोड़ने के लगता है तो सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहिए ताकि वो म्यूजियम समृद्ध हो और देश के बालकों को प्रेरणा। यह होता है संविधान की भावना। अपने लिए तो सब करते हैं, खुद के लिए जीने वालों की जमात बहुत छोटी नहीं है। संविधान के लिए जीने वाले यहां बैठे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब सत्ता सेवा बन जाए तो राष्ट्र निर्माण होता है। जब सत्ता को विरासत बना दिया जाए तब लोकतंत्र खत्म हो जाता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम संविधान की भावना को लेकर के चलते हैं। हम जहर की राजनीति नहीं करते हैं। हम देश की एकता को सर्वोपरि रखते हैं और इसलिए
सरदार वल्लभ भाई पटेल का दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू बनाते हैं और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश को जोड़ने का जिस महापुरुष ने काम किया उसका हम स्मरण करते हैं। और वो भाजपा के नहीं थे, वो जनसंघ के नहीं थे। हम संविधान को जीते हैं, इसलिए इस सोच से आगे बढ़ते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। और अर्बन नक्सल जिन बातों को बोलते हैं, इंडियन स्टेट के सामने मोर्चा लेना, ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, 7 दशक तक जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख उसे संविधान के अधिकारों से वंचित रखा गया। ये संविधान के साथ भी अन्याय था और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ भी अन्याय था। हमने आर्टिकल 370 की दीवार गिरा दी। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उन राज्यों को, देशवासियों को जो अधिकार हैं, वो अधिकार उनको मिल रहे हैं। और संविधान का महात्म्य हम जानते हैं, संविधान की भावना को जीते हैं, इसलिए ऐसे मजबूत निर्णय भी हम करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा संविधान हमें भेदभाव करने का अधिकार नहीं देता है। जो लोग संविधान को जेब में लेकर के जीते हैं, उनको पता नहीं है कि आपने मुस्लिम महिलाओं को कैसी मुसीबतों में जीने के लिए मजबूर कर दिया। हमने ट्रिपल तलाक का खात्मा कर करके संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम बेटियों को हक देने का काम किया है, समानता का अधिकार दिया। जब भी देश में एनडीए की सरकार रही है, हमने एक लंबे विजन के साथ काम किया है। पता नहीं देश को बांटने के लिए किस किस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। हताशा, निराशा पता नहीं उनको कहां तक ले जाएगी, लेकिन हमारी सोच कैसी है, एनडीए के साथी मिलकर के किस दिशा में सोचते हैं। हमारे लिए जो पीछे हैं, जो आखिरी है, और महात्मा गांधी जी ने जो कहा था, उसकी तरफ हमारा ध्यान ज्यादा है। और उसी का परिणाम है कि अगर हम मंत्रालयों की रचना करते हैं, तो भी मंत्रालय कौन सा बनाते हैं? पूर्वोत्तर के लिए अलग मंत्रालय बनाते हैं। हम देश में इतने साल हो गए, अटल जी आए तब तक किसी को समझ नहीं आया था। भाषण तो देते रहते हैं, आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय एनडीए ने बनाया। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे दक्षिण के राज्य समुद्री तट से जुड़े हैं। हमारे पूर्व के कई राज्य समुद्री तट से जुड़े हैं। वहां के समाज में फिशरीज का काम और फिशरमैन की संख्या बहुत बड़ी तादाद में है। उनका भी ख्याल रखना चाहिए। और
जमीन के भीतर के छोटे पानी के जो इलाके रहते हैं वहां भी फिशरमैन के रूप में काम करने वाले समाज के आखिरी तबके के लोग हैं। ये हमारी सरकार है जिन्हें फिशरीज के लिए अलग मंत्रालय बनाया। माननीय सदस्यों, अगर सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई इस विषय की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, समाज के दबे कुचले वंचित लोग, इनके अंदर एक सामर्थ्य होता है। अगर स्किल डेवलपमेंट पर बल दिया जाए तो उनके लिए नए अवसर बन सकते हैं, उनकी आशा आकांक्षा अनुरूप जिंदगी बना सकते हैं। और इसलिए हमने अलग स्किल मंत्रालय बनाया। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश में लोकतंत्र का पहला धर्म होता है कि हम सत्ता को सामान्य से सामान्य नागरिक तक उसका अवसर मिले। और इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत के कोऑपरेटिव सेक्टर को और समृद्ध बनाने के लिए और तंदुरुस्त बनाने के लिए देश के करोड़ों लोगों को जोड़ने का उसमें अवसर है।